हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी किताब हम आज लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साइड बाय साइड इसकी हम नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो जो भी इधर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उसको हम नोट्स यहाँ पे बनाएंगे, ताकि आगे चल के हमें दोबारा एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े और नोट्स से ही काम चल जाएगा। ठीक है। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो ये वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला कि आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कंपटीशन लेवल का, और दूसरा अगर बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। और इसमें हमें क्या मिलेगा? इसमें पहला चीज़ तो हमें मिलेगा एमसीक्यू। ठीक है। जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर जो टॉपिक होगा तो उससे रिलेटेड हमें एमसीक्यू मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? हमें नोट्स मिलेगा। यहाँ से जो भी हम पढ़ेंगे तो इसके हम नोट्स बनाते चलेंगे इधर, तो नोट्स भी हमारा रेडी हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी। We see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in a dark room. ये कहना चाहता है कि हम अपने आसपास की दुनिया में बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जब हम डार्क रूम यानी कि अंधेरे रूम में जाते हैं तो हम कुछ देख नहीं पाते हैं। तो मतलब हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? तो क्योंकि अंधेरे वाले रूम में हमारे पास लाइट ही नहीं रहती है, तो एक तरह से लाइट हमारी आंखों में जाती नहीं है, इसलिए हम देख नहीं पाते। और लाइटिंग ऑफ द रूम दोज थिंग्स आर विजिबल। और जब उस रूम में लाइट चली जाती है तो वो क्या होती है? विजिबल हो जाती है। ठीक है। विच मेक्स विजिबल। ठीक है। ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के समय, द सनलाइट गेट्स टू सी द ऑब्जेक्ट। दिन के समय क्या होता है? दिन के समय धूप निकलती है, तो सूरज की रोशनी से जो पड़ती है लाइट, तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? देख पाते हैं। ठीक है ना। An object reflects light that falls on it. This reflected light, when received by your eyes, enables us to see the things. ये कहना चाहता है कि दिन के समय में जैसे सूरज की रोशनी जब पड़ती है या कोई भी ये सामान हो गया तो इस पर पड़ती है, तो इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है। तो हमारी आंखों तक आती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको देख पाते हैं। तो ये यहाँ पे कहना चाहता है। ठीक है। We are able to see through the transparent medium as light transmitted through it. ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब होता है कि एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट पास हो जाए। ठीक है। मान लो कि कोई एक यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है और यहाँ पे एक लाइट जा रही है, तो ये लाइट यहाँ से जाके इधर पास हो जाती है, तो इसको बोलता हूँ ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे कि एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्लास रखा हुआ है, ग्लास में कुछ पानी है, तो यहाँ से जब लाइट जाती है तो ये इधर से होके गुजर जाती है, इसलिए इसको बोलता हूँ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट का मतलब ही होता है पारदर्शी। हिंदी में बोलते उसको पारदर्शी। ठीक है। पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, उसको बोलता हूँ पारदर्शी। There are a number of common wonderful phenomena associated with the light, such as image formation by mirrors, twinkling of the star, beautiful colors of the rainbow, bending of the light by medium and so on. आप देखिए लाइट के बहुत सारी एक्टिविटी फिनोमिना मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उससे उसके द्वारा उत्पन्न एक्टिविटी या फिर उससे जो मतलब लाइट जब मिलती है एक जगह पे तो क्या क्या होता है, तो उससे क्या क्या हमारी चीज़ें बनती है, तो वो हमारी बहुत सारी हैं। पहली तो है इमेज फॉर्मेशन। जैसे कि इमेज कैसे बनता है? तो सबसे पहले तो लाइट रे आती है, अगर दो लाइट रे आपस में टकराएंगे तभी इमेज बनेगा। मिरर्स, जैसे कि हम शीशे में अपना देखते हैं, चेहरा वगैरह आईने में देखते हैं, तो इमेज कैसे बनती है? वो लाइट के द्वारा ही बनती है। अभी इमेज कैसी बनती है, इसके पीछे की क्या फिनोमिना है, इसके पीछे क्या कोई रीज़न है, तो इसका आगे चल के हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अभी तो फिलहाल इतना में कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, तो लाइक रे जो आती है, रे के मिलने से इमेज फॉर्म होता है। ठीक है। रे यानी लाइट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स।
अभी हम रात में देखते हैं कि तारे चमकते हैं, तो तारों का चमकना किस क्यों होता है? तो ये तारों के द्वारा भी जो सनलाइट होती है, तो सनलाइट के द्वारा यहाँ पे एक तारा हो गया, तो ये सनलाइट यहाँ पे जाती है और यहाँ पे फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे धरती पे आती है। तो इसलिए क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्ट होगा तो हमको दिखेगा ये लाइट रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अब चमकता क्यों दिखता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, तो इसलिए लाइट की कभी कम आती है, कभी ज़्यादा आती है। तो इसको हम ऐसे देखते हैं जैसे ये चमक रहा है। तो ये किसके द्वारा होती है? लाइट के द्वारा ही होती है, ठीक है। ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे रेनबो होती है। तो रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। तो ये किसके द्वारा होती है? ये सनलाइट के द्वारा होती है। इस सनलाइट जब वाटर ड्रॉपलेट होता है तो इस पे जब पड़ती है तब देखिए रेनबो फॉर्म होता है। अब इसके बारे में डिटेल हम जानेंगे, आगे चल के जानेंगे डिटेल कि भाई इसमें कैसे क्या होता है, ठीक है। बेंडिंग ऑफ द लाइट मीडियम एंड सो ऑन, मतलब लाइट बेंडिंग ऑफ द लाइट बाय मीडियम। तो एक मीडियम मतलब कि कोई एक वस्तु हो गया, कोई एक वस्तु या फिर चीज़ कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ से कोई भी लाइट अगर गुजरती है तो लाइट रिफ्लेक्ट ना होकर बल्कि बेंड हो जाती है, ऐसे बेंड हो जाएगी। इधर रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि इधर बेंड हो जाएगी। तो ये भी फिनोमेना लाइट का ही है। अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर देम। अब लाइट के बारे में पढ़ने से, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने से हमको इसकी जितने भी फिनोमेना है उसको एक्सप्लोर करने में, यानी इसको जानने में हमें हेल्प मिलता है, ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना around us, we may conclude that light seems to travel in a straight lines. अब जितने भी सारी हमारे आसपास की जो लाइट के रिलेटेड घटनाएं होती रहती हैं, तो उससे हमको ये पता चलता है कि जो लाइट है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, यानी कि सीधी ट्रैवल करती है, कभी भी टेढ़ी नहीं करेगी, हमेशा सीधी ट्रैवल करेगी। लाइट सीम्स दैट इज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। द फैक्ट दैट a small source of light casts a sharp shadow of opaque object once to its straight line path of light usually indicated as a ray of light. अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट का डिफिनेशन मिलता है। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट का क्या डिफिनेशन है, देखिए। A small source of light that casts a sharp shadow of opaque object, opaque का मतलब होता है टेढ़ा टेढ़ा ऑब्जेक्ट, मतलब कि स्ट्रेट नहीं, मतलब या ऐसा जो ऑब्जेक्ट जिसका सरफेस रफ हो उसको बोलते हैं opaque। इसके दो ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है प्लेन, एक होता है प्लेन ऑब्जेक्ट, एक होता है opaque। प्लेन में क्या होता है कि ये जो एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसका जो सरफेस होगा ये स्मूथ होगा, ठीक है। और opaque में क्या होगा, जैसे ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसका जो सरफेस होगा ये उबड़ा खबड़ा होगा, मतलब कि प्लेन नहीं होगा, मतलब स्मूथ नहीं होगा, एक तरह से रफ होगा, रफ सरफेस होता है, तो इसको बोलते हैं हमको opaque ऑब्जेक्ट, ठीक है। A small source of light casts a sharp shadow of opaque object points to this straight line path of the light, ठीक है। Usually indicates the ray of light. Shall study the phenomena of reflection and refraction. और दो चीज पढ़ेंगे, refraction and reflection, ठीक है। Of light using the straight line propagation of light. These basic concepts help us to study the some of the optical phenomena in nature. अब इसके द्वारा नेचर में जो लाइट के द्वारा घटनाएं घटित होती है उसको हम जानने में मतलब सक्षम हो जाएंगे बाद में, जब ये दो चीज़ पढ़ लेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इन दिस चैप्टर दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन द रियल लाइफ सिचुएशन। अब स्फेरिकल मिरर होती है, स्फेरिकल मिरर मतलब कि गोलाकार मिरर, शीशा एक तरह से आम भाषा में लोग उसको शीशा बोलते हैं, लेकिन शीशा नहीं होता है। मिरर को क्या बोलते हैं? दर्पण, दर्पण, ठीक है। तो गोलाकार दर्पण भी होती है और एक प्लेन दर्पण भी होती है। तो इस लाइट जब यहाँ पे आती है और यहाँ पे जाती है तो क्या क्या घटनाएं घटती हैं और कैसे इमेज फॉर्म होता है, तो इसके बारे में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं बस ऐसे ही कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में आप देखोगे कि ये जो दिया रहता है मोर टू नो, तो ये भी हम पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत सारी जो है
मेन पॉइंट्स होती है जो कि एग्जाम में पूछ देता है और हमें पता नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे सब इसको छोड़ के चले जाते हैं। और खासकर एमसीक्यू तो इसी से कभी कभी पूछ देता है, तो इसको भी हम लेते चलेंगे। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे सब कुछ। इफ एन अपाकी ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, यानी कि कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई एक लाइट का सोर्स है, ये लाइट का सोर्स हो गया, ठीक है। यहाँ से लाइट हमें आ रही है और इसके बाद जब ये लाइट आ रही है तो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये तो रफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि अपाकी यानी कि रफ उबड़ खाबड़ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे उबड़ खाबड़ इसकी जो साइज है, अगर इसकी जो साइज है वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत छोटी हो गई, अब अगर बहुत छोटी हो गई, ठीक है, वेरी स्मॉल, द लाइट हैज़ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट। अब लाइट के पास एक कैसी प्रॉपर्टी होती है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जब यहाँ पे लाइट पास होगी तो इससे क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ जैसे बेंड हो, बेंड का मतलब होता है कि ये एक तरह से बोलते हैं आप मुड़ना, ठीक है ना। यहाँ से ये मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, ठीक है, ये मुड़ जाएगी, ठीक है ना। बेंड अराउंड इट एंड नॉट वर्क इन स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन में जब बेंड होगी तब ये स्ट्रेट में नहीं जा सकती। मान लीजिए कि यहाँ से कोई एक लाइट आई और उसके बाद आने के बाद यहाँ पे एक मिनट दिखाता हूँ अच्छे से, एक सोर्स हो गया ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हो गया ये लाइट सोर्स, और यहाँ से लाइट जा रही है, ठीक है। और एक ये हमारा उबड़ खाबड़ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लाइट जाने के बाद यहाँ से लाइट सोर्स क्या हो गई हमारी, इधर ये बेंड हो गई, इधर ये बेंड हो गई, ठीक है ना, ये इधर बेंड हो गई, ये इधर बेंड हो गई, ठीक है, बेंड हो गई। बेंड होने के बाद नॉट वॉक्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब उसके बाद जब बेंड हो जाती है उसके बाद ये जो लाइट है ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है, ये मतलब कि ऐसे जाएगी, इसे मतलब बेंड होने के बाद ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे मुड़ी मुड़ी जाएगी, मुड़ी 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 जाएगी, ठीक है, मुड़ी मुड़ी जाएगी। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन। एन इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या बोलते हैं, इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब लाइट तो आएगी, लाइट आने के बाद क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, बेंड होने के बाद ये लाइट जो होती है ये स्ट्रेट नहीं होती है, ये क्या हो जाएगी हमारी रफ एक तरह से बेंड ही रहती है, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक यूजिंग रे फेल्स। तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला तो फेल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती है, उसके बाद अगर रिफ्लेक्ट हो या फिर रिफ्रैक्ट हो, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट या फिर रिफ्रैक्ट, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाती है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाने के बाद क्या होता है, ये हमारा ये वाला जो रूल पढ़ा था हमने स्ट्रेट लाइन वाला, ये तो फेल हो गया, ये तो रूल गलत हो गया। तो इसको किसने दिया था, तो इसको ये 20वीं सेंचुरी में आया था, और 20वीं सेंचुरी में आने के बाद जब ये फेल हो गया तो एक और आया लाइट के नेचर। इससे हमें एक और लाइट के नेचर का पता चलता है कि लाइट वेव फॉर्म में भी ट्रैवल होती है, वेव ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। वेव आप देखते हैं जैसे कि अब अगर पानी यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर पत्थर मारोगे तो पानी ऐसे 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 होने लगता है, तो एक तरह से वेव जनरेट होता है। तो लाइट का जो नेचर है वेव नेचर भी, ठीक है, वो यहाँ पे लिख रहे हैं। देन द लाइट then the straight line of treatment of optics using ray fails to explain the phenomena of such diffraction। अब इस टाइप की डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट थॉट ऑफ एज वेव, यानी कि लाइट किसकी तरह काम करती है, वेव की तरह काम करती है, वेव नेचर, डिटेल्स ऑफ द विच यू विल स्टडी इन द हायर क्लास। एक तरह से आप 12th क्लास में इसको पढ़ेंगे, 12th क्लास का एक चैप्टर है उसमें पूरा इसको डिटेल में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का चैप्टर है, ठीक है। फिर 20वीं सेंचुरी के शुरुआती में इट बिकम्स नोन दैट द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट ऑफन बिकम्स इन एडुकेट ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लाइट मैटर। अब 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में मतलब कि एक फिल्म आया तो वहाँ पे बोला गया कि नहीं लाइट वेव नेचर है जी, ये एक तरह से इन्होंने गलत बताया, ठीक है, गलत नहीं बताया, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इनएडुकेट है, मतलब कि सफिशिएंट नहीं है, यानी कि पूरी तरह से एक तरह से सफिशिएंट नहीं है। एंड द लाइट ऑफन बिहेव समवॉट लाइक द स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल्स। तो लाइट किसके तरह बिहेव करती है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है कि स्ट्रीम मतलब होता है फ्लो,
फ्लो, तो बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल है, इसका क्या होगा, फ्लो होगा, फ्लो होगा। तो फ्लो होगा तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के द्वारा क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स या फिर पार्टिकल्स का जो है फ्लो होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके जैसा क्या होता है, हमारा लाइट बिहेव करती है। तो लाइट के यहाँ पे देखिए तीन नेचर हो गया, एक तो पहला कि स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है ना, दूसरा वेव वाला, तीसरा हमारा स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। दिस कन्फ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट्स कंटिन्यूड फॉर द सम ईयर्स। अब तो लोगों को कन्फ्यूजन होने लगा, कोई बोला था कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, कोई बोला था कि वेव नेचर में ट्रैवल करती है, कोई बोला था कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के ग्रुप में ये ट्रैवल करती है ये लाइट। तो इस तरह से कन्फ्यूजन होने लगा, ठीक है। इन द मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट emerged in which light is neither a wave nor a particle, the new theory reconciles the particles properties of the light with the wave nature। जो न्यू थ्योरी आया उसने क्या किया कि न्यू थ्योरी रिकॉन्साइल्स द प्रॉपर्टी पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद वेव नेचर, यानी कि जो नया थ्योरी है, जो पार्टिकल प्रॉपर्टी जो पहले बता रहे थे कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स फॉलो करेगा, वो किसके जैसा दिखने लगा, वो वेव के जैसा वो उसको बना दिएगा, मतलब वेव के जैसा ही उसको बिहेव कर रहा था, यानी कि एक तरह से वो वेव नेचर ही था। तो इसलिए उसको वेव वेव के जैसा उसको बना दिएगा, मतलब क्वांटम थ्योरी में, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे रियल टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल में हमने जितना जितना यहाँ पे पढ़ा तो उसके हम एक तरह सब देखेंगे तो क्या क्या हमें पॉइंट्स मिला। तो सबसे पहले तो लाइट, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट मिला ये कि ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा पॉइंट मिला कि ये वेव नेचर को फॉलो करता है, ठीक है ना, वेव नेचर को फॉलो करता है, ठीक है। और लाइट के द्वारा बहुत सारी फिनोमेना है, यानी घटनाएं घटती है। तो उसमें से कौन कौन सी है, तो उसमें से सबसे पहले तो ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, ठीक है। उसके बाद है हमारा इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, etc, ठीक है। और हमने इसमें पढ़ा है कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा पढ़ा है डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन, इसका डिफिनेशन पूछ देता है कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो डिफिनेशन का आप ध्यान रखेंगे, डिफिनेशन इसका क्या है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन opaque, APAQ, opaque object is called diffraction, is called diffraction, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन। अब जैसे कि यहाँ पे लाइट सोर्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ से लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, और यहाँ पे एक opaque ऑब्जेक्ट यानी कि रफ सरफेस है, इस तरह से रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस में अब यहाँ से लाइट जैसे जाएगी तो एक सेकेंड इसको और आगे कर देता हूँ, ठीक है। और लाइट यहाँ पे ऐसे 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 करके जाएगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बनेंगे, स्ट्रेट नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब डिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, डिफ्रैक्शन के लिए दो कंडीशन चाहिए, दो कंडीशन में पहला कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, टू कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, टू कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन, पहला कंडीशन क्या है और दूसरा कंडीशन क्या है, ठीक है।
पहला कंडीशन है कि जो ऑब्जेक्ट यानी इस अपाकी ऑब्जेक्ट होगा, अपाकी ऑब्जेक्ट ये जो होगा ये वेरी स्मॉल, ठीक है, ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है कि लाइट को बेंड होना पड़ा, लाइट बेंड्स एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये कंडीशन है, तब जाके हमारी ये वो बनेगा, डिफ्रैक्शन कंडीशन बनेगा। तो अब हम इसके रियल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of light. A highly polished surface such as mirror reflects most of the lights falling on it. You are already familiar with the laws of the reflection of light. ये बोला कि हम पहले से ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के बारे में जानते हैं। अब जानते तो है नहीं, अभी मतलब पढ़े नहीं है, लेकिन अभी हम पढ़ लेंगे, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ये बोला कि हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, जो मिरर हम अब हमारे घर में एक प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर आप सबने देखा होगा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का जो पिछला वाला हिस्सा होता है, ये पिछला वाला हिस्सा, जो पिछला वाला हिस्सा क्या होता है, ये पेंटेड होता है। ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये होता है पेंटेड, और ये आगे वाला जो सरफेस होता है ये हमारा स्मूथ होता है, एक तरह से स्मूथ रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है, स्मूथ और रिफ्लेक्टिंग होता है। मतलब बहुत ऐसे आप टच करोगे हाथ से तो बहुत मतलब एकदम प्लेन, एकदम लगता है कि एकदम साफ सिल्वरी सरफेस है, यानी कि यहाँ पे आप हाथ रखते फिसल जाएगा। तो पीछे का साइड पेंट होता है और आगे का सरफेस स्मूथ होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी यहाँ से लाइट रे आएगी यहाँ पे, ठीक है ना, इससे लाइट रे आएगी, तो मान लीजिए यहाँ पे लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये लाइट सोर्स हो गया। तो यहाँ से जब लाइट रे आएगी, कोई भी रे आएगी, तो मैक्सिमम जो रे होगी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मैक्सिमम रे होगी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब ऑलमोस्ट 100 में से 99.9% रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक तरह से देखोगे तो ये सारी के सारी रे को रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ ही रे को ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ऑलमोस्ट सारी रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे कि एज अ पॉलिश सर्फेस, a highly polished surface such as mirrors reflects most of the lights falling in it. तो ये पूरी की पूरी रे को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, प्लेन मिरर। लेट अस रिकॉल दिस लॉस। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो रिफ्लेक्शन की दो लॉ होती है, दो यानी कि सिद्धांत होती है, तो उसके बारे में हमारी बात होती है। तो ये चलिए हम इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक्चुअली उससे जानने से पहले हम जान देंगे रिफ्लेक्शन है क्या, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन है क्या। तो यहाँ पे तो अभी मैंने बताया मिरर का एग्जांपल देंगे कि क्या रिफ्लेक्शन है। ये अगर यहाँ पे कोई लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो एक तरह उसको बोलता हूँ रिफ्लेक्शन। इसको एक तरह से आपका ओरिजिनल इसका डिफिनेशन क्या है, ठीक है ना। ओरिजिनल डिफिनेशन ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बाउंडिंग बैक ऑफ light from the incident surface is called reflection of light. Reflection of light. Bounding back of light from the incident surface is called reflection of light. तो फॉर एग्जांपल में एक यहाँ पे एक सरफेस हो गया, ठीक है, ये कोई भी सरफेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लाइट आ रही है और उसके बाद लाइट आने के बाद ये यहाँ से इस पॉइंट से ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा इंसिडेंट रे, यानी कि आने वाली लाइट, इंसिडेंट रे। ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो है हमारा ये सरफेस या फिर इंसिडेंट सरफेस, कुछ भी बोल सकते, सरफेस या फिर इंसिडेंट सरफेस, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे ये जो है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे, तो यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या क्या हुआ कि बाउंडिंग बैक, यानी कि बाउंडिंग में मतलब कि वापस जाना, जब यहाँ से लाइट जाएगी किसी भी सरफेस पे तो हिट करेगी, हिट करने के बाद ये क्या जाएगी, ये बैक, बाउंडिंग बैक, यानी कि ये वापस चली जाएगी, तो वापस चली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो लॉ होती हैं, ठीक है। अब दो लॉ होती है, पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें दो लॉ होती हैं, और दो कौन कौन सी होती है वो जान लेते हैं। सबसे पहले होती है, इसको ऐसे समझते हैं हम, फर्स्ट लॉ, ठीक है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अब ये कैसे होगा ये आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। पहला हो गया, और दूसरा जो लॉ होता है, ये इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। और सेकेंड लॉ कहता है कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, लाइज ऑन द सेम प्लेन। अब ये दोनों लॉ है क्या, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि सरफेस हो गया, ठीक है। सरफेस पर ये जो है इंसिडेंट रे आ रही है, यानी कि ये सोर्स से आ रही है, ठीक है, किसी भी सोर्स से ये लाइट आ रही है, आने के बाद इस प्लेन पे है, यहाँ से फिर ये वापस जा रही है, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, और हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। ये नॉर्मल जो है हमारा, ये इमेजिनरी लाइन है, ये असली का होता नहीं है, हम इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं। वैसे याद रखना, नॉर्मल हमारा क्या होता है, इमेजिनरी नहीं होता, हम इसको ड्रॉ नहीं, इसको ड्रॉ करते हैं, ये एक्चुअली में होता नहीं है। लेकिन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों होता है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ये दोनों होता है, ये असली में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये सरफेस में अब इंसिडेंट रे आ रही है, आने के बाद यहाँ पे हिट करेगी, फिर यहाँ से बाउंडिंग बैक, यानी कि वापस चली जाएगी, तो वापस जाएगी, और यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल और ये इंसिडेंट, इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, या फिर इंसिडेंट या फिर नॉर्मल, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्ट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड, याद रखना, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये नॉर्मल है। तो ये जो दोनों एंगल बनेंगे, तो ये दोनों एंगल हमेशा आपस में बराबर होंगे, ये दोनों एंगल आपस में हमेशा बराबर ही होंगे, ठीक है। अगर एंगल आई 60 डिग्री है तो आर भी 60 डिग्री होगा, अगर एंगल 100 डिग्री है, सॉरी एंगल आई 100 डिग्री है तो आर भी 100 डिग्री है, यानी कि आई का वैल्यू जितना होगा, आई का वैल्यू एक्स होगा, तो आर का वैल्यू भी एक्स होगा, आई का वैल्यू जितना भी हो आर का वैल्यू उतना ही होगा, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकेंड लॉ कहता है कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। अब देखिए, ये जो इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये कहाँ पे मतलब लाइक करें, कहाँ पे ये बैठा हुआ है, तो एक ही प्लेन पे बैठा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि
ये इंसिडेंट रे कहीं और है, रिफ्लेक्टर रे कहीं और है, नॉर्मल रे कहीं और है। ये एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे है, प्लेन के एक सेम पॉइंट पे है, तो हमेशा ये ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है सिंगल लो कहता है कि जो नॉर्मल रे हो जाएगा और ये रिफ्लेक्टर रे और ये इंसिडेंट रे ये सेम प्लेन पे सेम पॉइंट पे ही रहेंगे। ठीक है, यही बोलता है हमारा सेकंड लॉ। और ये अगर एंगल हम जैसे कि नॉर्मल अगर सरफेस के साथ पूछेंगे कितना एंगल बनाता है, नॉर्मल जो है ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, ये जो नॉर्मल हमने वर्चुअली खींचा है ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो ये हमारा एंगल बनाता है 90 डिग्री। ये हमारा कितना बनाता है 90 डिग्री। नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। These laws of reflection applicable to all types of reflecting surface including spherical mirror। ये जो दोनों लॉ हैं, ये दोनों लॉ ये सारे टाइप्स की, सारे प्रकार की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या प्लेन मिरर हो गया, या फिर कर्व मिरर हो गया, या फिर स्फेरिकल मिरर हो गया, जो भी हो गया, सारे में ये एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, ये मतलब एक तरह से फंडामेंटल लॉ ही है, अब इसको हम तोड़ नहीं सकते। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनता है, तो ये हम चलिए आगे देखेंगे, लेकिन अभी इसमें लिख रहा है फेमिलियर, मतलब कि ये अभी पिछले वाला पेज में बताया था कि कैसे वहाँ से प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्ट होता है और कैसे वहाँ पे मतलब इमेज बनता है। तो उसी में मतलब बोला कि प्लेन मिरर में जैसे प्लेन मिरर हो गया तो यहाँ पे लाइट आती है, लाइट आने के बाद में रिफ्लेक्ट होती है, तो इसका इमेज कैसे बनता है, तो इसको आगे चल कर हम देखेंगे इसका इमेज कैसे पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करते हैं वर्चुअल लाइट, तब जाके हमारी ये इमेज बनता है, तो उस हम आगे चल कर हम देखेंगे। ठीक है, अब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। जब प्लेन मिरर हो गया तो प्लेन मिरर ये हो गया, तो यहाँ से लाइट आई तो इमेज यहाँ पे बनी, मतलब मान लीजिए यहाँ पे वर्चुअल लाइट कर दे तो यहाँ पे इमेज बन गई। ठीक है, तो इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, इस इमेज की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो पूछ रहा है, तो भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक, इमेज फॉर्म में द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज बता रहा है कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म होता है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो अब इसको हम एक नोट कर लेते हैं अपने कॉपी में कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म होता है क्या क्या होता है, और प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, ये हम बताएंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये हमारा एक मिरर हो गया। ठीक है, इसके पीछे का साइड हमेशा पेंटेड होता है, मैंने पहले ही बताया था कि पेंट होता है, पेंट। ठीक है, यहाँ से लाइट सोर्स के द्वारा एक रे आ रही है, ये भी रे आ रही है, ये भी रे आ रही है, ये भी रे आ रही है, और ये भी रे आ रही है। रे आने के बाद ये हमारी क्या होगी, ये मतलब कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये बैक चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आने के बाद ये बैक चली गई, ये भी बैक चली गई, ये भी बैक चलेगी, ये भी बैक चलेगी। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो ये इमेज बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन तभी होगा जब आपस में दो रे टकराएंगी, आपस में दो रे से एक ये रे हो गया और ये रे हो गया, कम से कम मिनिमम दो रे को आपस में एक जगह मिलना पड़ा तभी जाके ये इमेज फॉर्मेशन होगा। अगर दो रे नहीं, दो जो लाइट रहेगी नहीं टकराएंगी तो इमेज फॉर्म नहीं होगा मतलब नहीं होगा। तो इमेज फॉर्म कब होगा, जब आपस में दो रे आपस में एक जगह मिलेंगे, या तो फिजिकल मतलब कि असली का मिलेंगे, या फिर वर्चुअली उसको मिलाया जाएगा। ये दो तरह से होता है, या तो वर्चुअली मिलाया जाएगा, या फिर वो असली का यानी रियल में वो एक दूसरे से मिलेंगे। या तो वर्चुअली मिलाया जाएगा या फिर रियल में एक जगह एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, तो इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर में ये रे आ रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर ये आ रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे कोई भी मिरर सॉरी कोई भी यहाँ पे जो कोई भी जो लाइट रे है, ये लाइट रे एक दूसरे से मतलब नहीं कहीं भी मिल रही है। मतलब जैसे ये लाइट रे 1 हो गया,
फॉर एग्जांपल ये लाइट 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो आपस में कहीं भी ये टकरा नहीं रही है, मतलब कहीं भी ये मीट नहीं कर रही है। तो हमने अभी क्या बोला कि इमेज फॉर्म तभी होगा जब दो रे आपस में एक जगह मीट करेंगे, या फिर या तो वर्चुअली मीट करेंगे या फिर उनको रियल में मीट कराए, मतलब रियल में मीट करेंगे। तो यहाँ पे तो ये रियल में असली का तो मीट कर नहीं रही है, मतलब यहाँ पे कोई भी जो रे है कभी नहीं लग रही है, तो इसको वर्चुअली मीट कराएगा। तो इस रे को हर जगह हम पीछे की तरह एक्सटेंड करेंगे ऐसे, ठीक है, और इस रे को पीछे तरह एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा दो रे इंपोर्ट होता है, हमेशा दो रे इंपॉर्टेंट होता है, दो रे हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, मिनिमम दो रे, मिनिमम बोलते हैं, मिनिमम दो रे ही चाहिए, दो रे से ज़्यादा रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन दो रे से कम, लेकिन दो लाइट रे हमेशा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे है तो इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, फिर भी इन लोगों को मीट नहीं कर रही है, तो मीट करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे एक वर्चुअली हम यहाँ पे एक इमेज बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से हमारी क्या हो, लाइट जा रही थी, ठीक है, लाइट जा रही थी, तो लाइट जाने को रिफ्लेक्ट हो गई। अब लाइट जाने को रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे बना लेते हैं ऐसे, तो इसको हम पीसी की तरह एक्सटेंड करेंगे जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, पीसी की तरह एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों रे को जब मिलाएंगे तो वर्चुअल रे से मिलेगा, यहाँ पे देखिए ऐसे मिलता है। तो ये वाला जो बना है हमारा, ये हमारा इमेज बना, यही हमारा क्या बना, हमारा इमेज, और ये हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा क्या बना, हमारा इमेज। तो ये प्लेन सरफेस के द्वारा इमेज बना, तो प्लेन सरफेस के द्वारा इमेज जो बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वही यहाँ पे लिखा है कि द प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों बना, क्योंकि हमने क्या देखा, यहाँ पे जो रे आ रही थी रिफ्लेक्ट हुई, ये मिली नहीं, मतलब कहीं भी असली तरीके से, यानी रियल में नहीं मिली, तो इसको हमने एक्सटेंड किया, वर्चुअली एक्सटेंड किया, इसको भी आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बस दो रे दिखाया कि दो रे इंपॉर्टेंट होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, इसलिए मैंने दो रे दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने वर्चुअली इसको किया, तो इसलिए हमारी इमेज क्या बनी, वर्चुअल। इरेक्ट मतलब बनी, इरेक्ट मतलब होता है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो यहाँ पे देखिए इमेज यहाँ पे सीधा था, यानी कि इसका पैर नीचे था, मुंडी ऊपर था, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीधा था, यानी कि पैर नीचे मुंडी ऊपर। तो यहाँ पे इमेज भी वैसे ही बना है, पैर नीचे मुंडी। वर्चुअल बना इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे रे वर्चुअली एक्सटेंड किया है, ठीक है, और इरेक्ट बना मतलब कि जैसा है वैसा ही बना है, जैसा है वैसा ही बना है, तो बोलते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, कि नोट्स बनाना है, तो यहाँ पे मैं इसको फिर से ले दूंगा दोबारा, ठीक है। तो सबसे पहले इमेज प्रॉपर्टीज, इमेज प्रॉपर्टीज, पहला वर्चुअल, दूसरा इरेक्ट, इरेक्ट मतलब कि स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब कि सीधा, ठीक है ना, सीधा। अब पता चला वर्चुअल क्यों, वर्चुअल इसलिए क्योंकि हमने वो एक्सटेंड किया है, ये वाला जो रे है ये हमने एक्सटेंड करके बनाया, ठीक है। इरेक्ट मतलब कि जैसा ये इमेज है वैसा ही, जैसा ये ऑब्जेक्ट है वैसा ही ये इमेज बनाया, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर के द्वारा। अब यहाँ पे एक सबसे पहले नोट करके लिख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन कंडीशन, इमेज फॉर्मेशन कंडीशन, ठीक है ना, ये नोट्स आपको याद रहेगा, याद रहना चाहिए, इसको मैं लाल कर देता हूँ, इमेज फॉर्मेशन कंडीशन। तो पहला कंडीशन है कि एटलीस्ट टू रे रिक्वायर्ड, यानी कम से कम दो रे चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, कम से कम दो रे चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है द रे शुड मीट
या फिर और इंटरसेक्ट यानी काटना, इंटरसेक्ट, ठीक है ना, एट सम पॉइंट आइदर फिजिकली और वर्चुअली। यानी कि अब ये जो लाइट रे आ रही है, ठीक है ना, या तो ये दोनों आपस में जो है एक दूसरे को यहाँ पे या तो मीट करनी चाहिए, है ना, मीट करनी ही करनी चाहिए, मीट करनी चाहिए। तो इसमें दो कंडीशन मीट करनी, या तो ये फिजिकली मीट करनी चाहिए या फिर वर्चुअली। फिजिकली मतलब कि वो सच में असली का खुद से वो काट दें लाइट रे, ठीक है ना, या फिर अगर वो मीट नहीं कर रही है तो उसको प्रोड्यूस करके यहाँ पे मतलब कि वर्चुअली ऐसे प्रोड्यूस करके इसको यहाँ पे कटवाया जाए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमारी हमेशा ट्रू होनी पड़ी, तभी जाके हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे हमारी कुछ एक्टिविटी दी गई है, ठीक है ना, तो एक्टिविटी को ये लैब में परफॉर्म किया था, तो अभी तो फिलहाल परफॉर्म कर नहीं सकते, तो आप चाहे तो घर पे कर सकते हैं कि क्या क्या बोला है। मतलब एक शाइनिंग स्पून यानी कि जो चम्मच होता है जो बहुत शाइनिंग होता है ना, मतलब रिफ्लेक्टेड होता है उसमें सरफेस, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। उसमें आप अपने इमेज देख सकते हो, जैसे कि ये चम्मच हो गई, ये ऐसे कर, ऐसे बना, ये वाला जो चम्मच होगा, तो इसमें जब आप देखोगे ना तो आप यहाँ पे चेहरा दिखाई देगा, तो इमेज फॉर्म होगा। तो इमेज आप देखोगे तो किसी में बड़ा दिखाई देगा, किसी में छोटा दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे देखो ना, डू यू गेट द इमेज, इज स्मॉलर और लार्जर, अब कैसा आप खुद देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, चम्मच की क्या होता है, चम्मच का हमारे साथ जो होता है ये गोला ऐसे कर्व होता है, कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस के द्वारा भी इमेज फॉर्म होता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे। ओके, द कर्व सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून शुड बी कंसिडर्ड एज अ कर्व मिरर, ठीक है ना। अब ये चमचा हो गया, ये जो चमचा, तो ये जो कर्व सरफेस है हमारा, ये क्या होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे कर्व होता है, यानी कि टेढ़ा होता है, बेंड होता है एक तरह से। तो इसको एक तरह से हम क्या मान सकते हैं, इसको हम स्फेरिकल मिरर मानते हैं, यानी कर्व मिरर स्फेरिकल मिरर ही मानते हैं एक तरह से। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ द कर्व सरफेस इज द स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द सच मिरर कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ ए स्फीयर। और ये जो होती है कर्व सरफेस, जैसे चमचा हो गया, जिसके कर्व सरफेस हो गया, तो कर्व सरफेस में ये जो हो गया कर्व सरफेस से, तो इस कर्व सरफेस में क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है, तो इमेज फॉर्म कर्व सरफेस में होता है, ठीक है, नहीं बोला। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। अब रहा कि वैसे मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये कर्व है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल या कर्व दोनों बोल सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या है। अभी हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया, अब स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना, तो स्फेरिकल मिरर मतलब स्फीयर का मतलब ही होता है गोला, गोल, गोलाकार, 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 ऐसा गोल। अब इस गोलाकार को आधा इधर से काट देंगे, आधा इधर से काट देंगे, तो ऐसे कैसे करोगे, ये ऐसे बच जाएगा या फिर ऐसे बच जाएगा, ऐसे बच जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं मतलब कर्व सरफेस, इसको बोलते हैं हम कर्व सरफेस, कर्व या फिर बेल्ड सरफेस, ठीक है ना। ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ, ये क्या है, पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। The mirrors whose reflecting surface is spherical, spherical मतलब कि गोल, गोलाकार, गोलाकार, called spherical mirror, spherical mirror, ठीक है ना। अब एग्जांपल में जैसे कि ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अंदर की तरफ हो सकता है, ये पेंटेड, ये देखिए हमारे पेंटेड है, ये हमारा ये पेंटेड सरफेस, पेंटेड सरफेस, ये बाहर की तरफ पेंटेड सरफेस है, ये अंदर की तरफ पेंटेड सरफेस है। तो ये जो मतलब कि जो
ये अंदर है तो अंदर की तरफ ये कौन सा हमारा ये रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये इधर से रिफ्लेक्शन होगा, ये क्या होगा हमारा ये प्लेन या फिर रिफ्लेक्शन सरफेस, ठीक है ना। इधर ये क्या होगा हमारा ये प्लेन रिफ्लेक्शन या फिर स्मूथ, कुछ भी हो सकता है सरफेस, स्मूथ सरफेस। स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल मिरर्स में बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। अभी जो मैंने बताया इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये कर्व इनवर्ड, या तो ये अंदर की तरफ हो सकता है या फिर ये बाहर की तरफ हो सकता है, सॉरी ये अंदर की तरफ हो सकता है या फिर ये बाहर की तरफ हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि यहाँ पे अंदर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और यहाँ पे ये बाहर की तरफ, ठीक है। इस इमेज को थोड़ा और सीधा बना सकते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पेरिकल मिरर्स में बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड। स्पेरिकल सरफेस यानी कि ये कर्व इनवर्ड, ये क्या है, ये इनवर्ड है, ये क्या है हमारा ये आउटवर्ड है, ये बाहर की तरफ कुबड़ा है, ये एक तरफ से कुबड़ा है, ये एक तरफ से ये पेट इसका अंदर गया, ये कुबड़ा है, इसका पेट अंदर गया। स्पेरिकल सरफेस मिरर, स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, यानी जिसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो यानी कि प्लेन सरफेस इन यानी कि अंदर की तरफ घुसा हुआ है, that is faces towards the center of the sphere is called concave mirror। इसको हम क्या बोलते हैं concave mirror, इसको हम क्या बोलेंगे concave mirror। अब यहाँ आगे चल के पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा concave mirror और convex mirror, ठीक है। spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror। कहना क्या चाहता है, देखिए दो मिरर होती है, मिरर, ठीक है ना, दो होती है, एक तो पहला कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। एक तो मिरर पहले हमने प्लेन ही पढ़ा था, तो प्लेन के अलावा ये होती है कॉनकेव, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्पेरिकल, स्पेरिकल में कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर वो होता है कि ये हो गया हमारा ये बाहर का सरफेस हमारा पेंटेड, ठीक है ना, पेंटेड सरफेस। तो ये अंदर का जो सरफेस है, ये जो अंदर का है ये ऐसा 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 अंदर ऐसा ना दिखा, ये क्या है ये इनवर्ड, बल्ज्ड इनवर्ड, बल्ज्ड इनवर्ड, बल्ज इनवर्ड मतलब कि अंदर की तरफ जाना, ये अंदर की तरफ गया हुआ है। तो इस टाइप के मिरर को हम क्या बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और इसका ये जो बाहर का जो सरफेस होता है ये हमारा ये पेंटेड सरफेस होता है। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, यहीं से होता है, ये अंदर की तरफ होता है, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन हो गया दोज मिरर्स whose reflecting surface is bulged, bulged मतलब कि अंदर की तरफ से आना, ठीक है ना, bulged inward, ठीक है ना, called concave mirror, concave mirror। आप देखिए नाम से हो रहा है कॉनकेव, के मतलब होता है गुफा, के मतलब होता है गुफा, तो एक तरह से गुफा के मुंह की तरह है, गुफा के मतलब होता है गुफा, एक तरह से देखोगे तो गुफा कैसे होता है, ऐसे होता है, पूरा ऐसे ही होता है कि यहाँ से मुंह खुला रहता है, ठीक है ना। तो एक तरह से यही है कॉनकेव यानी गुफा की तरह है। अब याद रख सकते हो कॉनकेव मतलब गुफा का मुंह, कॉनकेव मतलब कॉनकेव, कॉनकेव में क्या होता है हमारा, इसमें क्या है हमारा केव यानी जैसा हमारा इसमें है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि एक कुबड़ा होता है, जैसे ऊँट देखे, ऊँट, ऊँट का कुबड़ा, तो
ऊप में जैसे होता है ना वैसे ये होता है। इसमें क्या होता है कि अंदर वाला जो पार्ट होता है, जो ये अंदर वाला पार्ट, ये हमारा पेंटेड होता है। अंदर वाला पार्ट पेंट होता है। ये बाहर वाला पार्ट होता है, ये बाहर वाला पार्ट, ये हमारा ये बाहर वाला पार्ट क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट मतलब कि स्मूथ होता है या फिर रिफ्लेक्टेड होता है। रिफ्लेक्शन सरफेस, बाहर वाला पार्ट क्या होता है हमारा, ये रिफ्लेक्शन सरफेस। ठीक है, और ये हमारा हो गया पेंटेड सरफेस। ये हमारा पेंटेड, पेंटेड या फिर रफ सरफेस। और बाहर का हमारा ये रिफ्लेक्शन सरफेस, स्मूथ सरफेस। ठीक है, क्या होता है, ऐसी मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ, ऐसी मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन सरफेस, ऐसी मिरर इसमें रिफ्लेक्शन सरफेस यानी कि मिरर, इसका डिफिनेशन क्या हो गया, दोज मिरर्स, दोज मिरर्स, दोज मिरर्स इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड यानी कि बाहर की तरफ आना, इनवर्ड BULGED बल्ज्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड, बल्ज आउटवर्ड मतलब कि बाहर की तरफ आना। ठीक है ना, बाहर की तरफ आना, बाहर की तरफ है उसको हम बोलते हैं कॉल्ड कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होगा, हमारा ये जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ एक तरह से ऊँट के कुबड़ा की तरह है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, द सीमेंटिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मिरर शोन इन द फिगर 10.1। 10.1 में देखिए कॉनकेव मिरर दिखाया है। कॉनकेव मिरर क्या है कि हमारी अंदर की तरफ झुका हुआ है यानी कि गुफा की तरह है। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है यानी कुबड़ा है, ऊँट के जैसा कुबड़ा हमारा। ठीक है, understood that the surface of the spoon curved inward and can be approximated to the concave mirror। अब ये बोल रहा है कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारी चम्मच थी यानी कि चमचा जो थी, ये क्या है, ये एक तरह से ये अंदर की तरफ झुकी हुई थी, जो सरफेस अंदर की तरफ झुकी हुई थी, और ये एक तरह से ये कॉनकेव मिरर की तरह ये काम करती है। ठीक है, and the surface of the spoon bulged out what can be अप्रोक्सीमेटेड टू ए कन्वेक्स मिरर। और इस सरफेस का जो सॉरी ये जो चमचा है, चमचा का जो बाहर का सरफेस है, ये क्या है, ये ऊपर की मतलब कि ऊपर की तरफ निकला हुआ है यानी कि ये कुबड़ा जैसा है, ऊपर जैसा कुबड़ा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से कन्वेक्स मिरर बोल सकते हैं। तो स्पून हमारी दो तरह से काम करता है, स्पून हमारी दो तरह से, कॉनकेव भी है और कन्वेक्स भी है। स्पून हमारी क्या है, दो तरह से, कन्वेक्स भी और कॉनकेव भी है। ठीक है ना, नोट करके लिख देता हूँ यहाँ पे, नोट, spoon act as both concave and convex mirror। स्पून क्या करेगा, दोनों तरह से काम करेगा, बोथ एक्ट एज बोथ कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। Before we move further on spherical mirrors, we need to recognize and understand the meaning of the few terms. These terms are commonly used in the discussion about the spherical mirrors। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ spherical mirror के terms के बारे में जानना चाहिए। These the center of the reflecting surface of a spherical mirror is called pole। तो मिरर में कुछ टर्म्स होते हैं स्फेरिकल मिरर्स में। तो पहला जो टर्म्स है वो है हमारा पोल। तो पोल क्या है, तो ये पोल क्या है, तो सबसे पहले जैसे कि स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर, तो इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है, इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, ये वाला सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट को ही हम बोलते हैं क्या, पोल, इसको हम बोलते हैं पोल। और ये क्या होता है, ये हमारा ये सरफेस पे जो ये मिरर का जो सरफेस है, इस पे हमेशा ये लाइक करता है यानी इस पे हमेशा ये बैठा रहता है। ठीक है, तो पोल क्या है हमारा, तो इसको हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। पोल का डिफिनेशन क्या है, पोल का डिफिनेशन है
सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और मिरर इज कॉल्ड पोल। देखिए मिरर में क्या होता है, ये मिरर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर में होगा एक पॉइंट, उसको हम बोलेंगे पोल। और पोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैपिटल लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी, इसको हम किसी रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल का मतलब हुआ कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ उसका जो मिडल पॉइंट है, बीच वाला ये पॉइंट है, बीच वाला, तो बीच वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। सेंटर पॉइंट या बीच पॉइंट, बीच पॉइंट मतलब कि अगर यहाँ से और यहाँ मिलाओगे तो इसके बीच में पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इसके सेंटर पड़ेगा, ठीक है ना, सेंटर पॉइंट, उसको पोल। और दूसरा जो है अब टर्म है, ये पहला टर्म है पोल। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द स्फीयर, ठीक, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्या कह रहा है यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यहाँ पे जो अंदर का पार्ट ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, तो इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे, जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है, तो इसको एक्सटेंड करेंगे हम, तो ये क्या बनेगा हमारा, एक तरह से ये स्फेरिकल स्फीयर बना देगा। क्या बनाएगा हमारा, ये स्फेरिकल स्फीयर बना देगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसका है, पार्ट ऑफ स्फीयर, पार्ट ऑफ स्फीयर। इसको हमने एक्सटेंड किया, यहाँ से यहाँ तक इसे एक्सटेंड किया, तो क्या बना हमारा, ये स्फीयर बना दिया। अब इस स्फीयर का यानी इस गोलाकार का, स्फीयर मतलब कि गोलाकार, गोलार्ध भी बोल सकते इसको, गोलाकार, ठीक है, फिर गोलार्ध, गोल। तो इस स्फीयर में एक सेंटर पॉइंट होगा, इसमें एक सेंटर पॉइंट होगा, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि इस कर्व का, ये जो कर्व है, ये हमने जो मिरर बनाया हुआ कर्व, ये इस कर्व का सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जो आइए जान लेते हैं, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिफिनेशन क्या हो गया, द सेंट्रल पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट ऑफ स्फीयर of which a spherical mirror is part of called spherical mirror is part of called center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि स्फीयर का सेंटर पॉइंट, जिसका ये स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल सरफेस जो है, पार्ट है, एक तरह से किसका पार्ट है, ये स्फीयर का ही पार्ट है, ठीक है। अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे, तो एक्सटेंड करते जाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होता है उसको हम नोट करते चलते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट नोट करके देखते हैं, पहला इसको तो एक और लिख लेते हैं। सबसे पहले इट इज डिनोटेड बाई पी, सॉरी सी, इट इज डिनोटेड बाई लेटर सी, इट इज डिनोटेड बाई लेटर सी। अब कुछ नोट वाले बिंदु है,
It is represented by the letter C. Please note that the center of curvature is not a part of mirror. ये मिरर का पार्ट नहीं है. It lies outside the reflecting surface. ठीक है, ये पूरा है. जैसे मान लो ये मिरर है, ये क्या है हमारा, ये मिरर है, ये हमारा मिरर है. तो ये मिरर का पार्ट नहीं है. ये क्या है, ये मिरर से आउटसाइड, ये सेंटर कर्वेचर ये आउटसाइड मिरर से ये आउटसाइड में लोकेटेड है. इट इज नॉट पार्ट ऑफ मिरर. कौन सा मिरर? तो स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर. ठीक है ना. इट लाइज, यानी ये लाइज मतलब रहता है कहाँ पे? इट लाइज आउटसाइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे अगर ये मिरर है तो मिरर से क्या है, ये बाहर में है, बाहर में है. तो ये तो इसका पार्ट नहीं है, तो इसका पार्ट नहीं है. एक तरह से ये हमने एक स्पेयर ड्रॉ किया था, और स्पेयर ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे इसके जो स्पेयर के पूरे स्पेयर का जो सेंटर बना था वो था हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. लेकिन ये जो मिरर है, यानी कि ये जो कर्व मिरर है, तो इसका तो ये थोड़ी पार्ट है, ये तो पूरे स्पेयर का पार्ट है. ये कर्व मिरर के पार्ट नहीं है, और ये कर्व मिरर से ये बाहर रहता है. ये बोला है इट इज नॉट पार्ट ऑफ द मिरर एंड इट लाइज आउटसाइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग. जो कर्व मिरर है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, इससे ये बाहर रहता है. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. आगे पढ़ते हैं. द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज लाइज इन फ्रंट ऑफ इट. हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? तो पहले मैं बताया था कि कॉनकेव मिरर क्या होता है कि वो गुफा की तरह होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वो कुबड़ा होता है, ऊँट की तरह कुबड़ा होता है. तो अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है? कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कॉनकेव मिरर ऐसे होता है, ये हो गया गुफा की तरह. कॉनकेव मतलब गुफा, और ये हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और ये इधर रफ सरफेस हो गया. ठीक है, रफ सरफेस हमेशा ऐसा लाइन से डिनोट किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा प्लेन छोड़ दिया. ठीक है ना. तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे होगा, कुछ ऐसे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. तो कहाँ पे होगा? ये कहाँ पे लाई कर रहा है? तो ये फ्रंट में लाई कर रहा है. क्या हो रहा है? ये इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इसके ये सामने लाई कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर ऊँट के जैसा ऐसे पूरा होता है, पूरा. और ये वाला जो ये रफ पार्ट हो गया, मतलब ये रफ सरफेस हो गया. यहाँ पे लिख सकते हैं रफ सरफेस, रफ सरफेस. ठीक है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया. तो इसका जो होगा, ये इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये इसके पीछे रहता है, मतलब मिरर के पीछे की तरफ रहता है. इसमें आगे की तरफ रहता है, इसमें ये पीछे की तरफ रहता है. ये बोला द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट. हाउएवर, जबकि इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर है तो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर रहेगा? कुछ यहाँ पे रहेगा, कुछ यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा. तो यहाँ पे होगा ये पीछे रहेगा, यानी कि बिहाइंड द मिरर, यानी कि पीछे. यहाँ पे क्या होता है हमारा? आगे. ठीक है. नोट दैट इन फिगर 10.2 ए एंड बी. अब फिगर 10.2 एंड बी देखने चलते हैं, कहाँ पे है? वो हो गया 10.2 का ए और बी. यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच. यहाँ पे ये दिखाया, यहाँ पे देखिए 10.1 10.2 के ए और बी में सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाया है. ये किसका दिखाया है? ये कॉन्वेक्स मिरर का. ठीक है, और ये किसका दिखाया सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये कॉनकेव मिरर का दिखाया. ठीक है, इसमें क्या, ये पीछे की तरफ है, ये क्या है हमारा? ये आगे की तरफ है.
इसमें पीछे, इसमें आगे, ठीक है, ये दिया है। अब like the radius of the sphere of which reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of the curvature of the mirror. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरा टर्म क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए द रेडियस ऑफ a sphere, the radius of a sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms is a part is called the radius of the curvature. कहना ये चाहता है कि अगर ये कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए कॉन्केव मिरर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे इसका क्या है, हमारा ये पोल है, ठीक है। तो अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ऐसे इसको हम एक्सटेंड करके जाएंगे, ऐसे वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे, वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे तो सेंटर से अगर हम यहाँ पे इसका डिस्टेंस लेंगे तो क्या होता है, रेडियस बोलते हैं कि नहीं, किसी भी सर्कल का, मान लीजिए सर्कल हो गया, अब सर्कल का सेंटर से लेकर यहाँ पे सरफेस तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, रेडियस ही बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हमको रेडियस, रेडियस, ठीक है। वैसे ही है, इस सेंटर से लेकर एक तरह से क्या है, एक तरह से पूरा एक सर्कल बन गया, ये स्पेयर बन गया। अब ये स्पेयर बन गया तो इनके सेंटर से लेकर यहाँ सरफेस तक का जो भी डिस्टेंस लेंगे हम इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस। एक तरह से बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब हुआ कि द डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर called radius of curvature या फिर रेडियस, सिर्फ रेडियस, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाई आर, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई आर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसको हम बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को आर। वी मे नोट the distance PC equals to the radius of the curvature। अब इस फिगर में देखेंगे तो PC, P यहाँ पे है, C यहाँ पे है, तो PC का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मैंने अभी बताया था कि पोल से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है, ठीक है। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पोल। अब एक पोल से जो है एक यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, ठीक है, इमेजिन करो, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेयर। अब यहाँ से पोल से पास हो रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, एक लाइन में, उसको इमेजिन करना है। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक और टर्म आता है हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो और हमारा आता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक तरह से आप देखेंगे जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसी लाइन को ही प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसी लाइन को ही प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। कब, जब एक लाइन के द्वारा इसको दोनों को मिला दिया जाएगा तो द लाइन प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि अगर मान लो कि ये मिरर हो गया, ये ठीक है, ये मिरर हो गया। अब यहाँ से एक यहाँ पे आपका सेंटर हो गया और यहाँ पे इसका पोल हो गया, ठीक है। अब एक क्या हुआ, एक लाइन पास हुआ, इस सेंटर और पोल से एक लाइन पास हुआ, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। line passing through pole and center of curvature, line passing through pole and center of curvature is called principal
एक्सिस। अब इसके बारे में कुछ और बिंदु है जो पॉइंट करके रखते हैं हम। पहला पहला ये है कि हमेशा ये प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज नॉर्मल टू द mirror at its pole। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन पास हो रहा है, ये पोल पे हमेशा क्या रहेगा? पोल पे हमेशा नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल मतलब होता है कि हमेशा ये 90 डिग्री बनाएगा। नॉर्मल का मतलब होता है, सॉरी, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल का मतलब होता है ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा एट पोल। पोल पे क्या बनाएगा? ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। जैसे मान लो ये पोल है, इसको हम ऐसे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो हमेशा क्या करेगा? नॉर्मल हमेशा ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, हमेशा ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स टू मिरर्स थ्रू एक्टिविटी। अब ये कह रहा है कि अब एक्टिविटी के द्वारा एक मतलब मिरर के इंपॉर्टेंट टर्म्स हम जान सकते हो। अब एक्टिविटी आप चाहे तो घर पे परफॉर्म कर सकते हो और उसके बारे में जान सकते हो। हालांकि एक्टिविटी के बारे में कुछ रिजल्ट नीचे लिखता है, तो उसको देखते हैं क्या करना है। द पेपर फर्स्ट बिगिंस वंस प्रोड्यूसिंग स्मोक। अब जो एक्टिविटी है वो किया हुआ है, तो उसके यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिखा हुआ है। ये एक्टिविटी वही है कि जैसे कि सनलाइट है ना, इस सनलाइट है तो सनलाइट से जो रोशनी आती है, तो इसके से हम लोग पेपर जलाते थे ना, एक पहले बॉक्स में आता था जो हम स्टेशनरी बॉक्स, उसमें एक लेंस आता था, लेंस, तो लेंस के थ्रू हम पेपर को जलाते थे। तो वही एक एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है। तो आप चाहो तो कर सकते हो घर पर एक्टिविटी और देख सकते हो कि इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो सन की जो लाइट है यहाँ पे, तो जो इस पे पड़ रही है, तो एक कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज मतलब कि एक ही पॉइंट पे पड़ रही है, एक ही पॉइंट पे एकदम पड़ रही है। सन की सारी लाइट एक ही पॉइंट पे आके पड़ रही है। तो एक ही पॉइंट पे पड़ेगी तो क्या होगा? जब बहुत सारी लाइट एक यहाँ पे पड़ेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारा क्या होगा? हीट होगा, हीट पैदा होगा। हीट से क्या होगा? ये कागज जल जाएगा। ठीक है, यही है। द लाइट फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट एज अ शार्प। अभी बताया था मैंने कि जो सन की जो लाइट है वो एक ही पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती है, मतलब एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाती है। मिलने से क्या होता है कि बहुत सारी जब सनलाइट एक ही पॉइंट में मिलेंगी, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ये हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट से क्या होगा? ये जल जाएगी। ठीक है। ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर, इन फैक्ट दिस स्पॉट ऑफ द लाइट इज द इमेज ऑफ द सन्स ऑन द शीट ऑफ द पेपर। तो क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि ये जो सन है, अब यहाँ से जो भी लाइट आ रही है, और यहाँ पे एक पेपर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक पेपर लिया हुआ है। अब पेपर लेने के बाद यहाँ पे क्या है? वो हमने जो है स्टेशनरी बॉक्स का वाला, वो ऐसे कुछ करके होता है, ये ले लिया। अब यहाँ से जो लाइट है सन की आ रही है, अब सन की बहुत सी लाइट यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, आने के बाद इस पेपर में क्या हो रहा है? इस पेपर में एक ही साथ सब लाइट एक ही जगह पड़ रही है। ये लाइट हो गया, ये लाइट हो गया, सब एक ही जगह हो जा रही है, सब एक ही जगह कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज मतलब कि एक ही जगह मिल जा रही है। कन्वर्ज का मतलब होता है कि जगह मिल जाना, एक ही पॉइंट में मिल जा रही है। पॉइंट पे मिलने से यहाँ पे एक बिंदु फॉर्म होता है, बिंदु। ये क्या है? ये हमारा इमेज ऑफ सन हो जाएगा। ये इमेज ऑफ सन हो जाएगा। सन की हमारा क्या है? इमेज हो जाएगी यहाँ पे। एक तरह से यहाँ पे ये इमेज बन जाती है। तो ये क्या है? काला काला हो जाता है। आप देखोगे कागज पे ये काला हो जाता है। काला होने के बाद क्या होता है? ये जलने लगता है। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। अब इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? फोकस बोलते हैं कनकेव मिरर। तो इससे हमारा एक और टर्म आता है, जो एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म हुआ था। एक्टिविटी की परफॉर्म करने को था, क्योंकि एक मिरर का एक और टर्म हमें पता करना था, वो था ये कनकेव मिरर का ये फोकस पॉइंट। तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिखते हैं, पांचवा तो फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट, ठीक है ना? पांचवा टर्म हमारा फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट क्या होता है? देखिए, मिरर
इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ पे ये पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ कहीं इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, इसका फोकस पॉइंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका फोकस पॉइंट होगा। इसको हम एफ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोकस पॉइंट को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये हमारा फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट। तो इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या है फोकस पॉइंट का, वो चलिए जाने था। द पॉइंट at which ray of light converges यानी कि meets or appears to converge, या तो कन्वर्ज होंगी या फिर appears होंगी, मतलब कि या तो मतलब फिजिकली हो जाएंगी या फिर वो वर्चुअली उसको appears होंगी, ठीक है। is called focus point, is called focus point। यही पे बोल रहा है। The heat produced due to the concentration of the light ignites the paper. The distance of this image from the position of the mirror gives the approximate value of the focal length of the mirror, ठीक है। अब फोकल लेंथ एक टर्म आ रहा है, इससे फोकस पॉइंट से पता चलता है, वही बात। और आगे डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो पोल है यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद हेल्प ऑफ द डायग्राम। ये रे डायग्राम को दोबारा कोशिश कर रहे हैं समझाने का, ठीक है। इन 10.2 ए क्लोजली, ऊपर आगे इसको देखो, क्लोजली देखो इस फिगर को और पता करो, ठीक है। अ नंबर ऑफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव मिरर। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रे है, ये क्या पैरेलल है, पैरेलल है कॉनकेव मिरर की, यहाँ पे ये मिरर पे ये गिरे हैं, ठीक है। फॉलोइंग द कॉनकेव मिरर ऑब्जर्व्स द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे को ऑब्जर्व करो। जो रिफ्लेक्टेड रे आई हुई है ये वाली, देखिए इसको ऑब्जर्व कीजिए, एक ही पॉइंट पे मीट करिए। ये सारी की सारी रे, सारी की सारी यहाँ पे इसी पॉइंट पे ये मीट कर रही है, ठीक है। दे ऑल आर मीटिंग एंड इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। अब ये जो मीट कर रही है, अब यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस के अब एक पॉइंट है, बिंदु है, फोकल पॉइंट, तो उस पर ये मीट कर रही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अभी हम मैंने समझाया कि फोकस पॉइंट क्या होता है हमारा, पॉइंट एट विच द रे ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट कन्वर्जेस मीट या appears to converge is called focus point। यहाँ पे इमेज बनाकर समझाता हूँ। अब ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारी फोकस पॉइंट हो गया। अब जो भी लाइट आएगी यहाँ से आएगी, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जाएगी, रिफ्लेक्ट यहाँ पे जाएगी, ये होगी, यहाँ पे जाएगी, ये जाएगी, यहाँ पे जाएगी, सॉरी यहाँ पे कुछ और हो गया, तो यहाँ पे क्या है हमारी, यहाँ पे मीट करेगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, ये जो पोल है इसके डिस्टेंस, इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ, ठीक है। इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट। सिमिलरली द ऑब्जर्व्स द 10.2 बोल रहा फिगर, यहाँ पे देखिए बहुत सारी लाइट आ रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, आ रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो गई, आई रिफ्लेक्ट हुई, फिर आई रिफ्लेक्ट हुई। अब इस यहाँ पे तो ये मतलब इसके आगे नहीं गई, लेकिन इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया गया, यहाँ पे पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया गया, पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया गया, पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ पे मीट कर रही है, सारी की सारी लाइन यहाँ पे क्या मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ठीक है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय द एफ, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं।
द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड विद द लेटर एफ। फोकस पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लेटर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ये जो पोल हो गया और ये प्रिंसिपल फोकस, ये पोल और ये प्रिंसिपल, इसके बीच के, सॉरी, ये पोल और ये फोकस, तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। जैसे यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पे मैं बोल दिया था कि ये स्मॉल लेटर से, जबकि कैपिटल लेटर एफ से रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट होता है। हाँ, इसके बीच के जो ये डिस्टेंस है पोल और ये फोकस पॉइंट के, इसको हम फोकल लेंथ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये स्मॉल एफ होगा, ये स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, नोट में याद रखना है, नोट में याद रखिए, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब कि स्मॉल एफ, ठीक है ना, और फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट मतलब कैपिटल एफ, ठीक है, फोकस मतलब कैपिटल एफ। अब इसमें एक और टर्म है कि जो कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का जो फोकस पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, मतलब किसी में आगे की तरफ होता है, किसी में पीछे की तरफ होता है। जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर का हमेशा फोकस पॉइंट यहाँ पे पीछे की तरफ है, जबकि कॉनकेव मिरर में हमेशा यहाँ पे आगे की तरफ है। तो इससे हमारा ये बनता है, नोट में एक चीज बनता है, और कि पहला कि मिरर में कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर में फोकस पॉइंट कहाँ होगा, हमारा हमेशा आगे होगा, आगे, ठीक है ना, ठीक है, हमेशा आगे। दूसरा क्या होगा हमारा, और कन्वेक्स मिरर में फोकस पॉइंट का हमारा होगा, फोकस पॉइंट हमेशा कैसे होगा, हमारा हमेशा पीछे होगा, हमेशा हमेशा पीछे होगा। मैं यहाँ पे इसकी इमेज लगा देता हूँ, इंसर्ट का इमेज लगा दूंगा, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव हो गया, और ये हमारा हो गया कन्वेक्स, कन्वेक्स, ठीक है। तो इतना टर्म हमने जान लिया। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे एक और क्या दिया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ a spherical mirror is by and large spherical, the surface then has a circular outline, ठीक है, इसमें कुछ कुछ खास बात नहीं है। The diameter of a reflecting surface of a spherical mirror is called aperture। आइए इम्पोर्टेंट है, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। इन फिगर 10.2, ये 10.2 जो फिगर है इसमें इसका डायमीटर निकालेंगे तो ये अपर्चर। अब यहाँ पे कैसे अपर्चर, यहाँ पे देखिए, अपर्चर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर मिरर, कुछ भी बोलो आप, अपर्चर मिरर। अपर्चर मिरर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक मिरर है, ये वाला मिरर, ठीक है, ये मिरर, द टोटल लेंथ ऑफ मिरर बोल सकते हैं आप एक तरह से, टोटल लेंथ ऑफ मिरर। तो मिरर का लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, मिरर का लेंथ यहाँ पे ये पी है, और यहाँ पे ये पी डैश, यहाँ पे ये पी है और पी डैश, या फिर क्यू मान लो इसको, ठीक है, तो कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे इसको क्यू मान लो, यहाँ पे पी मान लो, तो पी से लेकर क्यू तो का जो डिस्टेंस है, हमारा डिस्टेंस ये वाला, इसको हम बोलेंगे अपर्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अपर्चर, नहीं बोला अपर्चर या फिर डायमीटर, डायमीटर ये बोला। The distance of the reflecting surface of a spherical mirror is called, sorry, the diameter of the reflecting surface of a mirror is called aperture। diameter यानी इसका और यहाँ से लेंथ का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, डायमीटर या फिर अपर्चर, वही बोला। इन फिगर 10.2 डिस्टेंस m रिप्रेजेंट द अपर्चर। 10.2 फिगर में चलते हैं, यहाँ है 10.2 एम एन, देखिए ये वाला m पॉइंट यहाँ पे, n पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, अपर्चर। वही मैंने बोला, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को, यानी कि मिरर का जो एंड टू एंड पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर, और डायमीटर को ही बोलेंगे हम अपर्चर, ठीक है। We shall consider in our discussion only such a spherical mirror whose aperture is much smaller than the its radius of curvature।
अब रहा है कि हमारे जो डिस्कशन जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम जो स्फेरिकल मिरर लेंगे उसमें उसी मिरर को कंसीडर करेंगे जिसका अपर्चर होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा होगा। जिसका ये जो अपर्चर होगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता देना क्या होता है। यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट हो गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं, रेडियस ही तो है नहीं है, एक तरह से आप इसको पूरा एक्सटेंड करोगे तो इसको बोलते हैं हम सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बोला कि इस स्फेरिकल मिरर को हम इस स्फेरिकल मिरर को वैसा ही स्फेरिकल मिरर लेंगे जिसका जो अपर्चर है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से एकदम मतलब छोटा होगा, लेंगे तब जाके मतलब जो भी होगा हम डिस्कशन सही होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। डायमीटर of reflecting surface called aperture, diameter of reflecting surface called aperture। ठीक है। अब आ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड, यहाँ तक तो हमारी सारी टर्म खत्म हो गई, यहाँ तक तो जितनी भी सारी टर्म्स है वो खत्म हो गई। ठीक है ना। अब आ रहा है यहाँ पे एक और पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, फोकल लेंथ, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ, इसके बारे में हम रिलेशन अभी फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में कोई रिलेशन है? तो है, तो चलिए फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, स्पेरिकल मिरर ऑफ द स्मॉल अपर्चर, एक स्पेरिकल मिरर उसका छोटा अपर्चर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। यानी कि एक छोटा मिरर ले लो और छोटा मिरर में, ठीक है, और यहाँ पे ये लाइन चला गया, यहाँ पे इसका पोल हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे फोकल पॉइंट हो गया। ठीक है ना। अब हो रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यानी ये जो आर होगा, यानी रेडियस ऑफ आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ, आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ, आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ। ये बोल रहा है आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ। ठीक है। We put this r is equals to 2f. This implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and center of curvature। इसका मतलब हुआ कि जो प्रिंसिपल फोकस है ये पोल हो गया और ये सेंटर, इसके बीच में ये मतलब कि रहता है, इसके बीच में ये रहता है। ठीक है, ये बीच में रहता है, ठीक है ना। अब चलिए जो जितनी भी टर्म्स खत्म होंगी, अब हमें इमेज फॉर्मेशन में इमेज मतलब कि कैसे इमेज फॉर्म होगा और कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग प्लेस पे रहता है तो इमेज कैसे फॉर्म होता है तो वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इससे जानने से पहले एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी आप चाहो तो परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हो। चलिए उसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि उसके लिए एक अच्छा सा लेक्चर चाहिए, तो अच्छा सा लेक्चर में करेंगे।